मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आपने देखना शुरू कर दिया है हमारा खास शो सत्य की विजय, यानी सिर्फ सच। यहाँ ना किसी का एजेंडा है और ना हो हल्ला। 100% रिसर्च के आधार पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं। प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन ये प्रेरक भी था, दिशा दर्शक भी था और भविष्य की राह दिखाने वाला था। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पार्टी कार्यकर्ताओं को 2024 का पूरा रोड मैप समझा दिया। मतलब 2024 के लिए बीजेपी को क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका मास्टर क्लास में उन्होंने दे दिया है। प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि 2014 और 2019 में जीत दिलाने वाले वोटर्स को तो अपने साथ रखना ही है, साथ ही साथ मुस्लिम वोटर, ईसाई वोटर्स को भी अपने साथ जोड़ना है। इधर भारतीय जनता पार्टी 2024 की तैयारी में जुट गई है, तो उधर दक्षिण भारत में केसीआर भी बीजेपी के खिलाफ विपक्षियों के एक धड़े को साथ लाने की कवायद में जुट गए। इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री मोदी की मास्टर क्लास की कुछ अहम बातें बताते हैं जो उन्होंने पार्टी कार्यकर्ता को होमवर्क के रूप में दी। मोदी ने जो होमवर्क दिया है उसमें सबसे पहली बात कही है हिंदू वोट के लिए कि वोट बैंक को जोड़े रखना है, उत्तर भारत पर नज़र है कि जो वोट बैंक है मौजूदा उस पर नज़र रखनी है। दूसरा जो बड़ा काम किया है वो है मुस्लिम वोटर्स के लिए कि पसमानदा मुसलमान और बोहरा मुसलमानों पर नज़र रखें, उनको अपने साथ लेने की कोशिश की जाए। तीसरा जो बड़ा काम है ईसाई वोट बैंक का विस्तार किया जाए और दक्षिण भारत पर नज़र रखी जाए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इसके लिए चर्चेज में भी जाने की ज़रूरत है। एक और महत्वपूर्ण बात की जिसको लेकर बहुत आलोचना हो रही थी बीजेपी के कुछ नेताओं की, कि हेट स्पीच पर उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी ना करें। और एक और खास बात उन्होंने कह दी कि मोदी आएंगे और चुनाव जितवा देंगे, ये सोच मत रखिए। एक तरफ बीजेपी अभी से 2023 के विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियों में लगी हुई है, तो वहीं देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस की कोई तैयारी फिलहाल धरातल पर नहीं दिख रही। भारत जोड़ो यात्रा को छोड़ दें तो कोई ऐसी तैयारी नहीं दिख रही, जबकि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया। अब आपको बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टीज के तौर तरीके में क्या अंतर है वो एक बार समझा देते हैं। एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस है। बीजेपी राज्यों के चुनाव पर चर्चा कर चुकी है, कांग्रेस में अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव पर चर्चा कर रही है, उसकी चर्चा शुरू हो गई है। कांग्रेस अभी भारत जोड़ो यात्रा में लगी हुई है, उसके आगे कोई काम नहीं बढ़ा है। बीजेपी ने अपने वर्कर्स को होमवर्क दे दिया कि किस तरह से हर बूथ को मजबूत करना है, जो 1 लाख से ज़्यादा कमज़ोर बूथ हैं उस पर काम करना है। कांग्रेस के कैडर को अभी इंतजार है कि लीडरशिप क्या कहने वाली है। बीजेपी में मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक्सटेंशन दे दिया गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस में खड़गे साहब ही मोर्चे पर रहेंगे। बीजेपी के पास मोदी का चेहरा है, कांग्रेस में अभी चेहरा स्पष्ट नहीं है क्योंकि अध्यक्ष तो खड़गे साहब हैं, लेकिन नेता राहुल गांधी, अब कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन चेहरा बनेगा ये तय नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी भी जानते हैं कि 2024 में उनके लिए डगर आसान होने वाली नहीं है, क्योंकि उनका मुकाबला विपक्षी मोर्चाबंदी से हो सकता है। तभी तो बीजेपी का फोकस हिंदू वोटर तो है ही, साथ ही उसकी नज़र मुस्लिम और ईसाई बहुल इलाकों पर है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि ऐसी सीटों पर बीजेपी का पिछला चुनाव प्रदर्शन कैसा रहा था। जो मुस्लिम ईसाई बहुल सीटें हैं उन पर कैसा रहा। देश में 20% से ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स वाली जो ऐसी सीटें हैं वो है 92 सीटें बताई जा रही हैं। इनमें से 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 45 सीटें मिली थी, करीब 50% सीटें मिली थी। 2024 में मुस्लिम ईसाई बहुमत में 41 सीटें हासिल हुई थी, पहले 45 2019 में, और इस बार देश के 19 लोकसभा सीटों पर ईसाई आबादी 20% से ज़्यादा है। 20% से ज़्यादा है 19 लोकसभा सीटों पर। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 19 में से 4 सीटों पर जीत मिली थी, इसीलिए उसकी चिंता है कि ईसाई वोटर्स को कैसे लिया जाए साथ में, ताकि उस पर काम किया जा सके।
एक तरफ जहां पीएम मोदी ने अपनी पार्टी के नेताओं को चुनाव में जीत का फार्मूला देकर जोश भरा, तो वहीं दक्षिण भारत में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने भी विपक्षी दलों को साथ लाने की कवायद शुरू कर दी। केसीआर के मंच पर आज 4 मुख्यमंत्री एक साथ नजर आए। चंद्रशेखर राव की उपस्थिति में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और सीपीआई महासचिव डी राजा भी शामिल हुए। इस रैली में केजरीवाल और अखिलेश यादव ने क्या कहा, पहले वो सुन लेते हैं। पहली बार इस देश के अंदर एक उम्मीद की किरण जागने लगी है। इस देश के अंदर कुछ मुख्यमंत्री एक साथ आ रहे हैं, कुछ नेता अखिलेश यादव जी जैसे नेता एक साथ आ रहे हैं और अब हम सब मिलकर इस देश के विकास की चर्चा कर रहे हैं। हम सब मिलकर अब राजनीति की चर्चा नहीं करते। आज पूरा दिन सुबह से शाम तक हमने बैठ के चर्चा की कि इस देश के अंदर शिक्षा अच्छी कैसे होनी चाहिए, देश के अंदर अस्पताल अच्छे कैसे होने चाहिए, देश के अंदर सिंचाई अच्छी कैसे होनी चाहिए, किसानों के लिए क्या कर सकते हैं, मजदूरों के लिए क्या कर सकते हैं। देश के कुछ मुख्यमंत्री इकट्ठे होकर ये करने लगे। अभी कल ही भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग खत्म हुई है और उन्होंने कहा कि 400 दिन बाकी हैं। हमें तो लगता था कि ये सरकार तो वो है जो दावा करती थी कि हटेगी नहीं, अब तो वो स्वयं स्वीकार कर रही है कि अब 400 दिन हैं। जो सरकार अपने दिन गिनने लगे, जो सरकार अपने दिन बताने लगे, समझ लो ये 400 दिन बाद सरकार रुकने वाली नहीं है। अब तो 399 दिन बचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मास्टर क्लास में पसमानदा मुस्लिम और बोहरा समुदाय के साथ मेल मिलाप करने के लिए जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई हमें वोट दे या ना दे, लेकिन सबसे संपर्क बनाए रखिए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मोदी मंत्र से भारतीय जनता पार्टी 2024 में हैट्रिक लगा पाएगी अपनी जीत की? मुस्लिम बीजेपी के लिए वोटों का मामला है या फिर छवि सुधारने की कोशिश है, यानी इमेज मेकिंग प्रोसेस है? क्या विपक्षी एकता से लड़ने के लिए यह है भारतीय जनता पार्टी की नई रणनीति है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वरिष्ठ नेता विनीत गोयनका साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एनसीपी के प्रवक्ता ब्रजमोहन श्रीवास्तव और राजनीतिक विश्लेषक और मेरे मित्र कार्तिकेय बत्रा भी हमारे साथ होंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। विनीत गोयनका जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, नए साल की शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पूरा एजेंडा, पूरा रोड मैप और मास्टर क्लास हो गई है मोदी जी की। आप अभी पठानकोट तक पहुंचे हैं, कब शुरू होगा ये इलेक्शन की एक्सरसाइज? विजय भाई, कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है जी। और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। वाह। आज मैं आपका ओपनिंग स्टेटमेंट सुन रहा था जी। तो मुझे मैं आपको शायद बहुत 2004-05 से जानता हूं, आप मुझे नहीं जानते होंगे। उस वक्त मैं आपको एक बड़े अच्छे स्थिति में, और हमने आपको हमेशा सत्ता के खिलाफ लड़ते देखा। जी सर। आपने हमेशा सत्ता के खिलाफ विपक्ष को अनाथ होने से बचाया। आप हमेशा विपक्ष को एक सहारा देते थे, संबल देते थे। लेकिन आजकल पता नहीं क्या हो गया, क्या दबाव है, क्या नहीं है। मैं ओपनिंग स्टेटमेंट ने बड़ी निराशा दी मुझे। क्या आप एक तरफ कह रहे हैं कि साहब मोदी का चेहरा है और नड्डा जैसा अध्यक्ष जिसको एक्सटेंशन दे दिया है, दूसरी तरफ कांग्रेस के पास वही मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और राहुल गांधी अलग यात्रा कर रहे हैं, नेता अलग है। ये तो दोनों ही फैक्ट्स हमारे यहाँ नेता, सुरेंद्र जी, ये तो दोनों ही फैक्ट्स हैं। राहुल गांधी, सर 2 मिनट, अब जी नहीं, दोनों फैक्ट नहीं है ना, वही तो चक्कर है। मैं वही तो आपसे कह रहा हूं, जो चीज भारतीय जनता पार्टी को आप ताकत बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी नेता है और जेपी नड्डा अध्यक्ष हैं, वो हमारी कमजोरी बता रहे हैं आप कि राहुल गांधी नेता है और मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष है। अभी कोई नया अध्यक्ष नहीं आया। अरे 6 महीना पहले अध्यक्ष बनाए हम। हम लोग आपसे सीखते हैं विजय भाई, आपसे हम जानते हैं आपके ऊपर तमाम तरीके के दबाव हैं।
हम जानते हैं आपके पास, और एक नहीं, आप एक बार अपने ओपनिंग स्टेटमेंट को दोबारा देखिएगा। मुझे आज निराशा हुई, मैं आपको बताऊं, मुझे इतनी निराशा हुई, मुझे भारतीय जनता पार्टी से लड़ने में या भारतीय जनता पार्टी के आरोप सुनने में कोई निराशा नहीं होती, क्योंकि उनका ये काम है। या मुझे भारतीय जनता पार्टी समर्थित पत्रकारों से कोई निराशा नहीं होती, राजनीतिक विश्लेषकों को कोई निराशा नहीं होती, संघ समर्थित राजनीतिक विश्लेषकों से निराशा नहीं होती। मुझे आप जैसे जो निरपेक्ष पत्रकार हैं, जिन्होंने हमेशा विपक्ष को अनाथ होने से बचाया, आखिर ये क्या कारण हो गए कि 2014 के बाद आप सब लोगों ने विपक्ष को अनाथ कर दिया? सुरेंद्र जी, मैं सफाई नहीं देना चाहता, आपसे प्रतिवेदन भी है, आपसे शिकायत भी है। मेरी बात सुनिए, मैं आपको सफाई नहीं देना चाहता, या तो आपने ठीक से सुना नहीं। मैंने उसमें कहा कि दोनों, एक तरफ जेपी नड्डा है जिनको एक्सटेंशन मिला, मोदी चाह रहा है, दूसरी तरफ राहुल गांधी और खड़गे। अब ये आपने समझा कि कमजोर और मजबूत, मैंने तो ये बोला ही नहीं है दोनों जगह कमजोर और मजबूत, पहली बात। दूसरी बात, सबसे पहले मौका सुरेंद्र राजपूत को मिले डिबेट में, लेकिन मैं सफाई नहीं देना चाहता। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अपनी पार्टी की पोजीशन बताएं। मैं आपसे सविनय बात कर रहा हूं, आप थे यहां पर तो मैंने शिकायत जी, शिकायत कोई बात नहीं, शिकायत से कोई बात, अच्छी बात है। और जो दिल सुन लीजिए और सुनिए, दिल की जो आपकी आवाज आएगी वो मुझे वो फैसला मंजूर है। अगर आप कहेंगे आपने थोड़ा सा गलत कहा तो मैं मान लूंगा, आप कहेंगे आपने सही कहा तो भी मैं मान लूंगा। मेरे को जितना कहना तो उतना ही कहा, चूंकि आप अपने हैं इसलिए मैंने कह दिया आपसे। बाकी सब लोगों से शिकायत भी नहीं हम करते, कोई बात नहीं। 2014 के बाद हमने शिकायत भी बंद कर दी। ठीक है, खैर, हाँ, अब आपको मैं दूसरी बात बताता हूं जी। जो आपने बात कही मुझसे जी कि आप कह रहे हैं कि हमारे पास चेहरा भी है, हमारे पास अध्यक्ष भी है, हमारे पास जनता भी है, हमारे पास रणनीति भी है, हम भारत जोड़ो यात्रा भी कर रहे हैं और चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। ठीक है। चुनाव की तैयारी, अगर क्या नाम जितने राज्यों में आज क्या नाम चुनाव का बिगुल बजा है, उसमें हमारी जीत की पटकथा लिखी जा चुकी है। हमें पूरा विश्वास है कि त्रिपुरा में हम सरकार बना रहे हैं जी। हम आपको पूरी जिम्मेवारी से कर, जिस तरीके से आज भी हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला हुआ है, यह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की हताशा और निराशा दिखाई देती है। हमारी मोटरसाइकिल जला दी गई, मैं आपको बताऊं जी। तीसरी बात मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं, भारत जोड़ो यात्रा आज की डेट में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जन आंदोलन के रूप में बदल चुकी है। और यह जन आंदोलन कहीं ना कहीं महंगाई के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है, चीन के अतिक्रमण के खिलाफ है, क्रॉनी कैपिटलिस्टों को जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या नाम सारे देश की संपत्ति जन धन में जमा करके क्रॉनी कैपिटलिस्टों को कर्ज के रूप में दे दी। आज भारत को एक कर्ज प्रधान देश बना दिया और भारत देश की अर्थव्यवस्था को 4-5 क्रॉनी कैपिटलिस्टों के हाथ में कर दिया कि अगर वो फेल तो हिंदुस्तान फेल। इसके खिलाफ है, सांप्रदायिकता के विरोध के खिलाफ है। अगर आपको यह तैयारी जनता के आंदोलन की नहीं दिखाई दे रही है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आइए भारत जोड़ो यात्रा में, आप एक बार बात कीजिए, हम लोगों के साथ जुटिए, आप देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या जन जागरण कर रहे हैं। राजनीति जन जागरण से ही होगी और कैसे होगी मुझे बताइए सर। ठीक है सर, आपकी तैयारी और आपकी उम्मीदें आपको मुबारक हो, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो बहुत अच्छा, यदि आपको ये लग रहा है कि सब अच्छा हो रहा है तो बेहतर बात है। विनीत गोयनका जी, नरेंद्र मोदी जी का चेहरा और जेपी नड्डा का एक्सटेंशन, ये बात तो हो गई। अचानक आपका जो ये प्यार बढ़ा है, आपका जो दिल में विस्तार हुआ है मुसलमानों को लेकर और ईसाइयों को लेकर, ये चिंता है या कुछ और है? आपको राम राम जी। सभी मेरे जो को पैनलिस्ट उनको भी राम राम और दर्शकों को भी राम राम जी। एक अगर आपने मुझे अनुमति दी तो 15 सेकंड एक मैं बहुत पुराना मुझे जो एक किस्सा याद आता है जी। बचपन में मुझे पिताजी बताते वो याद आ रहा है जी। कि गांव में सूखा पड़ा था, अकाल पड़ा हुआ था, वहाँ के लोगों ने यज्ञ करने का तय किया जी। और एक बच्चा उस यज्ञ में जाता है तो छतरी लेके जाता है। सब लोग हंस के उसको पूछ रहे हैं कि छतरी क्यों लेके जा रहा है, अकाल पड़ा हुआ है। वो कहता है कि विश्वास है कि जब यज्ञ पूरा होगा तो बारिश होगी, जब बारिश होगी तो मैं भीगना नहीं चाहूंगा जी। जिस तरह से उस बाल मन में, पवित्र मन में एक विश्वास था, उसी तरह से विश्व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में है। 2013 में था और आज वो सच में छतरी खोल के निकल रहा है जी। हमारे पास नेता है, हमारे पास नीति है जी। हमारे पास नियत है जी। और नतीजा भी है। ना तो कांग्रेस के पास नेता है, ना उनकी नियत थी, ना उनकी नियत है, और ना उनके पास नीति है और ना ही उनके पास कोई नतीजा। अभी सुरेंद्र जी को आप नहीं सुन रहे थे, राजपूत जी को? इसीलिए नेता भी उनके पास है, नीति भी उनके पास है और नियत तो है ही। सुरेंद्र जी को मैंने बचपन से, जब से मैं
वो हाफ पैंट पहनता था, तब से मैं उनको देखता आ रहा हूँ। बड़े बुजुर्ग हैं और मैं उनको वंदन भी करता हूँ, लेकिन सही आदमी गलत पार्टी में, ऐसा उनके बारे में कह सकता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो अभी जो आपने एक सेंटेंस कहा कि ईसाइयों को और मुसलमानों को क्यों साथ लेने की बात आई, तो कोई ऐसे में आपको दो किस्सा बताता हूँ, हम में और कांग्रेस में क्या फर्क है। जब माननीय राजीव गांधी जी जिंदा थे और तब एक किस्सा हुआ था, कोर्ट ने निर्णय दिया था शाहबहानू को एलुमनी देने का, लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट पे उसके ऊपर चर्चा करके कोर्ट के फैसलों को नदारद करते हुए केवल इस्लामिक पुरुषों को खुश करने के लिए उनके जो एलिमिनी थी वो कैंसिल करा दी थी। एक वो किस्सा था। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, जिसमें उस मुस्लिम बहन की तकलीफ को सहन किया, समझा और ट्रिपल तलाक का कानून लाया ताकि उस बहन को तकलीफ नहीं हो। वोट आए नहीं आए इसके बारे में चिंता नहीं की थी। और ट्रिपल तलाक का कानून आज नहीं आया है, ये कई साल पहले से आ गया और सुरेंद्र जी ने तो जरूर देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। तो ये जवाब दे मुस्लिम बहनों को कि शाहबानू के बारे में बताएं कि ट्रिपल तलाक के बारे में बताएं। दूसरी बात मैं बताता हूं आपको कि जिस दिन ये तय हुआ कि हमारी बहन जो है शौचालय करने के लिए सड़क पर खुले में नहीं जाएगी, ना तो उसको बिच्छू डसेगा, ना उसको सांप डसेगा, ना किसी पुरुष की बुरी नजर उसके ऊपर गिरेगी, ये जब हमने तय किया तो हमने उस बहन का नाम नहीं पूछा, उस बहन की जात नहीं पूछी, उस बहन का धर्म नहीं पूछा, उस बहन के लिए टॉयलेट बना, शौचालय बनाए और उनको बनाते दिए थे। ये सबसे पहला वायदा मोदी जी ने किया था। दूसरी बात बताता हूं मैं, बहन जब लकड़ी लेने के लिए बाहर जाती थी तो हाथ कट जाता था, कई बार रेप मॉलेस्टेशन का केस भी होता था। उस बहन को वो मॉलेस्टेशन, वो फ्रस्ट्रेशन ना हो, इसके लिए उसके घर में गैस दिया गया। गैस देते समय हमने नहीं पूछा कि सलमा नाम है कि तेरा, कि सुजाता नाम है। तीसरी बात बताता हूं मैं आपको, तीसरी बात, जब कोविड आया, कोविड आते समय जब उसको वैक्सीन दिया गया तब भी नहीं पूछा गया कि तेरा नाम अब्दुल है कि अमीर है। ना ही उसको ये पूछा गया जब उसको राशन फ्री दिया गया कि भाई तेरा नाम रामअवतार है कि रहमतुल्लाह है। तो ये मैं आपको बता, ये फर्क कभी नहीं किया गया था। नहीं, ये फर्क मोदी जी ने जो कहा, इसको फर्क समझिए। ये जो जितने आपने उदाहरण दिए ये भारत सरकार की योजनाओं के उदाहरण है, मोदी जी की सरकार की योजना है। मैं बात भारतीय जनता पार्टी की कर रहा हूँ। आप तो 400 सीटों में से 325 सीटें जीतते हैं, उसमें एक मुस्लिम विधायक नहीं होता, 303 सीटों पर एक मुस्लिम सांसद नहीं है, और आप सफाई दे रहे हैं। भारत सरकार की योजनाओं को बीजेपी की योजना मत बताइए। नहीं, मैं आप दो चीज बताता हूँ आपको जी। भारत सरकार भी ऐसे तय करती है, मुसलमानों के लिए अलग, ईसाइयों के लिए अलग। नहीं, भारत सरकार किसकी सरकार है जी? भारत सरकार तो इस समय भारत सरकार संविधान की सरकार है। हाँ बरोबर। मुखिया कौन है जी? मुखिया तो देखिए, जब राजीव गांधी मुखिया थे तो शाहबानू हुआ, जब मोदी जी मुखिया बने भारत सरकार के तो ट्रिपल तलाक का कानून आया, जब राजीव गांधी जी बने उस समय पे तो बोफोर्स हुआ, जब मोदी जी बने तो राफेल का क्लीन डील हुआ। एक बार फर्क तो होगा ना, भारत सरकार में तो दो भारत सरकार है, राजीव गांधी की और मोदी जी की। आगे बात करेंगे और एक भ्रष्टाचारी। ब्रजमोहन जी, सुरेंद्र जी ने जिस तरह से ताकत के साथ और विश्वास, अति विश्वास के साथ जो बात कही है, आप सहमत हैं कि इससे आप मोदी जी के जो पूरा अभियान है उससे लड़ाई लड़ पाएंगे? आज तो मैं देख रहा था केसीआर साहब के साथ 4 लोग थे, अरविंद केजरीवाल जी भी थे, भगवंत मान भी थे, अखिलेश यादव भी थे, और भी कई लोग थे, विजय साहब भी थे जी। विजय भाई, युद्ध के मैदान में जब उतरते हैं जी, तो सेनापति का भी और कार्यकर्ताओं का भी और सैनिकों का भी विश्वास तो होना चाहिए जी। मैं सोचता हूँ सुरेंद्र भाई के मन में यदि ये विश्वास है तो ये बिल्कुल यथोचित है, इस पर किसी प्रकार की कोई शक मुझे तो नहीं जी। अब जहां तक बात आती है कि अभी जो चुनाव होने वाला है अब से लेकर 2024 तक, और इसमें जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कार्यकारिणी में एक फैसला ले लिया कि 400 दिन बचे हैं और हमें 400 दिन में अपनी इस लड़ाई को जीतना है, तो देखिए कि हर राजनीतिक दल अपने अपने ढंग से तैयारी कर रहा है, क्योंकि राजनीति का जो मैदान है ये इस समय सबों के लिए ओपन है। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए खुला है, इसमें जो भी लोग राजनीति में रुचि रखते हैं, जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो भी राजनीतिक दल हैं, उन सारे लोगों को छूट है कि वो अपनी तैयारी करें, और हर राजनीतिक दल अपने अपने ढंग से तैयारी कर रहा है। ये बात बिल्कुल सच है कि आज देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और ये बात भी उतनी ही सच है कि इस भारत सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गुजरात जैसे छोटे से राज्य में चुनाव लड़ने के लिए 12 दिन घर घर जाकर मिलना पड़ा जी। 55 किलोमीटर का एक दिन का उन्होंने 13 घंटे 55 किलोमीटर चल के जनसंपर्क किया जी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है, सरकार की बहुत उपलब्धियां हैं, तो फिर इतनी मेहनत क्यों करना पड़ी जी। मुझे ऐसा लगता है कि
भारतीय जनता पार्टी सर, आप ऐसे खारिज नहीं कर सकते कि कोई टॉपर लिस्ट में सबसे टॉप पर आया तो बोले क्या कमाल कर दिया, ये तो 24 घंटे पढ़ रहा था ना, आपको तो मना नहीं किया था, लिस्ट में टॉप किया ना उसने। ये क्या लॉजिक है कि वो मेहनत कर रहे थे और आगे जीत गए? ना ना ना, ये देखिए पढ़ाई का और राजनीति में दोनों में थोड़ा विजयभाई फर्क करिएगा। ठीक है, अगर मेरी सरकार ने अच्छा काम किया है, मैंने जनता के हित के निर्णय लिए हैं जी, और मेरा वहां पे कैडर और मेरी पार्टी बेहतर तरीके से काम कर रही है, तो फिर देश के इतने बड़े नेता को, जो कि पूरे देश का चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिनकी पूरे संसार में डंका बज रहा है बकौल भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता और नेताओं के हिसाब से अगर मैं कहूं, तो फिर उनको वहां पर जाके जो इतनी मेहनत करना पड़ी। अब आप आ जाइए भारत के चुनाव पर अभी चर्चा करेंगे सर। एक बार अभी मेरे पास वक्त ब्रेक का पर जाने का, लेकिन कार्तिकेय भी हमारे साथ जुड़े हुए मेरे मित्र और राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो तो किसी पार्टी के साथ नहीं है। कार्तिकेय, छोटा सा कमेंट अभी चाहता हूं क्योंकि ब्रेक पर जाना है, लेकिन फिर भी आप मुझे समझाइए, आज की तारीख में 2024 के चुनाव में जो सबने कहा है, राजपूत जी से हमने शुरू किया और श्रीवास्तव जी तक पहुंचे हैं विनीत जी के साथ, आपको ठीक लग रहा है? ये सब तैयारी ठीक चल रही है? मुझे लगता है विजय जी की सब अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है जी। इस समय पर ये अभी भी मैं कहूँगा आप जैसे लोगों के चक्कर में मैं फेल होता रहा, वो कहते थे नहीं तैयारी तो अपने ठीक ही कर रहा है। नहीं, देखिए जो तैयारी कर रहा है वो ठीक है, वो अपने हिसाब से सब अपनी तैयारी करे। मैं ये कहने वाला था कि आज की तारीख में भी इतना तो हम सेफली कह सकते हैं कि बीजेपी आज की तारीख में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरेगी 24 में जी। लेकिन अब से लेकर अगले जो राष्ट्रीय चुनाव है 24 तक, तो बीच में 9 बहुत अहम राज्य स्तर के चुनाव हैं। उनकी परफॉर्मेंस, उसका देखिए गणित मैच नहीं करता, हम ये पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन मोमेंटम जरूर बनता है, रिसोर्सेज वाइज उसका बहुत असर पड़ता है। हम जब अगले सेगमेंट में चर्चा करेंगे तो डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मुझे इसमें भी आउट ऑफ द ऑर्डिनरी कुछ नहीं लग रहा है। ये एक कांग्रेस का प्रोग्राम चल रहा है, बीजेपी का अपना प्रोग्राम शुरू हुआ है, जिन पार्टीज का ओवरलैप है वोट शेयर का कांग्रेस के साथ, वो खड़ी होकर अलग से अपना प्रोग्राम कर रही हैं। अखिलेश यादव जी, केसीआर जी, ये कुछ नया नहीं है। 2009 में भी एक थर्ड फ्रंट बन गया था, फिर जब लालू जी, अखिलेश जी, मुलायम जी बाहर निकल गए थे तो फोर्थ फ्रंट बन गया था, क्योंकि ओवरलैपिंग वोट शेयर था। तो इसमें मुझे कोई आउट ऑफ द ऑर्डिनरी नहीं लग रहा। लेकिन ये नतीजे क्या थे 2014 के? नहीं, मैं 9 की बात कर रहा था। अच्छा, हाँ जी, 9 में जब सीट शेयरिंग की बात हुई थी बिहार और यूपी में, तो उस समय कांग्रेस को इन्होंने बहुत कम सीटें दी थी, जो मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, इनका जो एक पूरा अलायंस बना था यूपी बिहार में। तो उसके बाद ये एक फोर्थ फ्रंट भी बन गया था क्योंकि ओवरलैपिंग वोट बेस था। तो आज भी अगर आप देखिए, जो आपने 3 नाम लिए, केजरीवाल जी का कांग्रेस के साथ ओवरलैपिंग वोट बेस दिल्ली में है, केसीआर जी का ओवरलैपिंग वोट बेस तेलंगाना में है, और अखिलेश यादव जी को यह डर है, मुझे लगता है कि नेशनल लेवल पर जो मुस्लिम वोट कांग्रेस, जो उनके पास स्टेट लेवल पर आया था, वही मुस्लिम वोट नेशनल लेवल पे कांग्रेस के पास भी जा सकता है, जैसा कि 2009 में हुआ था। तो ये हर व्यक्ति अपनी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को देखकर इस समय अपने चार्ज, तो कोई बुरी बात बिल्कुल नहीं, सब अपने स्ट्रेटेजिक, जैसा कि मैंने कहा, इसमें आउट ऑफ द ऑर्डिनरी कुछ नहीं है विजय जी, सब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, बट आगे जो होगा वो दिलचस्पी शायद ज्यादा बढ़ाएगा। ठीक है, चलो इस पर चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक पर जाने का वक्त है, इस पर ब्रेक पर जाएं उससे पहले बात आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि क्या मोदी मंत्र से बीजेपी 2024 में हैट्रिक लगा सकती है जीत की? आप अपनी राय हमें ट्विटर पर हाँ या ना में दे सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @newsindia24/7। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपने नेताओं को समझाते आए हैं कि वो तोल मोल के बोल करें। इस बार भी उन्होंने अपनी मास्टर क्लास में यही नसीहत दी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के वक्त भी इस बात पर जिक्र किया। अब सवाल ये है कि प्रधानमंत्री की नसीहत के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी के बयानवीरों के बयानों पर रोक लगेगी? हाल में बीजेपी नेताओं के दिए गए कुछ बयान आपको सुनाते हैं, जिस पर काफी हंगामा हुआ था। लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो, अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूँ। गाने में प्रयुक्त की गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया बेहद आपत्तिजनक है। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता के कारण ये फिल्माया गया गाना है। वैसे भी दीपिका पादुकोण जी टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रही हैं, जेएनयू वाले उसमें। आतंकराज ईसाई मिशनरी के गोद में बैठा हुआ है भूपेश बघेल, और उसके संरक्षण में पूरे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का कुचक्र हो रहा है।
आदिवासी नहीं रहेंगे तो संस्कृति कहाँ रहेगी, संस्कृति नहीं रहेगी तो छत्तीसगढ़ कहाँ से रहेगा। उसको नष्ट करने में लगा है भूपेश। ऐसा नहीं है कि हेट स्पीच के मामले पहले सामने नहीं आते थे, पहले भी माननीयों की बदजुबानी को देखने को मिलती थी, लेकिन 2014 के बाद इसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। खुद एनसीआरबी के आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। एक बार देख लेते हैं क्या कहते हैं हेट स्पीच की सच्चाई। 7 साल में हेट स्पीच के मामलों में रिकॉर्ड 500% की बढ़ोतरी हुई है। 2014 में हेट स्पीच के 323 मामले दर्ज किए गए। 2020 में हेट स्पीच के 1804 मामले दर्ज किए गए। 58 विधायकों और सांसदों के खिलाफ हेट स्पीच के मामले दर्ज हुए। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 17 विधायक और 10 सांसद शामिल हैं। विनीत जी, प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कहा कि हेट स्पीच से बचें, मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी से बचें। अभी आपने 3 माननीय नेता आपके पार्टी के सुने हैं, क्या टिप्पणी आपकी? कोई कार्रवाई तीनों पर किसी में नहीं हुई है। देखिए, वक्तव्य किस प्रतिक्रिया में दिया गया इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा जी। जब कन्वर्शन, क्रिमिनल एक्टिविटी इस तरह से जो होता है तो उस तरह पे वहाँ पे स्थानीय नेता जो होते हैं उसकी प्रतिक्रिया जरूर देते हैं। वो प्रतिक्रिया जो देनी चाहिए थी वो अगर मर्यादित शब्दों में हो तो बड़ा अच्छा होता है। कई बार वो आगे पीछे भी हो सकता है क्योंकि क्रोध मन में होता है, बल का प्रयोग सामने से हुआ होता है। अब इसमें जो उन्होंने कहा उसके ऊपर मैं टिप्पणी देने के लायक तो नहीं हूं, मैं बहुत छोटा हूं, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो कल कहा कि हमको 2 बातें करनी पड़ेगी। एक देखना पड़ेगा कि एक धर्मांध मुसलमान है, एक जो है वो जो इस मुख्य धारा में रहा हुआ है, एजुकेटेड अनएजुकेटेड है। वहां पे अगर आप जाएंगे तो बोरी समाज है, अहमदिया समाज है, चिलिया है, ऐसे कई सारे समाज है जो कि जो एक्सट्रीज्म है उसको बिलीव नहीं करता है। और जो काम हमने किया उनके सामने रखने पड़ेंगे। हमको बताना पड़ेगा कि कांग्रेस के समय पे शाहबानू का जो केस हुआ था उसमें मुस्लिम बहनों के साथ में अत्याचार हुआ था। लेकिन आप हेट स्पीच को जस्टिफाई कर रहे हैं। नहीं, मैं हेट स्पीच को जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि जो हमने काम किया उसके बारे में हमको बताना पड़ेगा। भाई मुस्लिम बहनों को ये बताना पड़ेगा कि देखिए स्कॉलरशिप जो है पोस्ट ग्रेजुएशन की ये मोदी सरकार में ज्यादा मिली है, क्या वो जरूरी है कि नहीं है, वो बताना पड़ेगा उनको। और ये भी तो बताइए कि सब्जी के चाकू की धार तेज करवा लें। और सब्जी जो घर में आई है ना वो इसलिए आई है कि राशन के अंदर जो सामान फ्री में मिला है, ये देते समय किसी ने ये नहीं पूछा कि शर्मा को गया कि सरिता को गया है। और वो जो छुरी जो है, जो चाकू जो है, वो सब्जी बनाने के लिए भी काम में आएगा क्योंकि उसके घर में राशन पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया है। उस राशन जो गया है, जो छुरी जो चलेगी उसके बाद में वो पकाने के लिए जो गैस है वो भी मोदी जी ने दी है उसके घर पे, ये भी बताना पड़ेगा उनको। और जो कहीं पे अगर धर्मांध लोग जो बरगलाने की कोशिश करेंगे तो उनको बताना पड़ेगा कि भाई जो पिछले 8 साल में काम हुआ है उसके कारण जो बदलाव आया है, उनके घरों में जो बदलाव है, उनकी जो स्थिति, सामाजिक स्थिति में जो बदलाव है, आर्थिक स्थिति में जो बदलाव है, वो बताना पड़ेगा। मैं आपको 2 उदाहरण देने की कोशिश करता हूँ। जब घर में टॉयलेट नहीं था, शौचालय नहीं था, जो बाहर जाते थे, उस महिला के बारे में किसी ने सोचा है क्या? ये तो हमने सोचा है। तो बताना पड़ेगा कि बहन तेरे घर में जो शौचालय बना है ये मोदी जी ने बनवाया हुआ है। उस समय उसने पूछा नहीं था कि नाम क्या है। दूसरी बात आपको बताऊं क्या, मैं एक HR खान कमेटी रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया था कि एक्सेस टू बैंकिंग नहीं है और एक्सेस से बैंकिंग नहीं होने से कई सारे अत्याचार महिलाओं पे होते हैं। एक साधारण मैं आपको बात बताता हूं कि पिछले सरकार में राजीव गांधी जी ने कहा था कि 1 रुपया बेचता हूं 15 पैसा मिलते हैं। केवल उन्होंने यही बात की कि 15 पैसे मिलते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि महिलाओं के साथ में प्रताड़ना भी होती है, अत्याचार भी होती है। इसके बारे में पढ़ाई करने के बाद में और HR खान कमेटी की जो रिपोर्ट थी, फिर रंगाराजन कमेटी की रिपोर्ट आई कि भाई एक्सेस कैसे मिलना चाहिए, और इसके लिए जनधन, आधार और मोबाइल इसका सहारा लेते हुए एक जैम का प्रोग्राम बनाया गया और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आज महिलाओं के घर में खाते में सीधे पैसे जाते हैं। वो सलमा हो, वो सलीमा हो, वो मेरी कोई भी मुस्लिम बहन, उसके घर में भी आते हैं। जब ये जाते हैं पैसा तो एक तो उसका आर्थिक सशक्तिकरण होता है, 2 उसका जो शोषण हो रहा था समाज में वो नहीं होता है। उसको बताना पड़ेगा। और ये बताने के लिए हमको वहां जाना पड़ेगा। अगर हमने पिछले बार बताया नहीं है तो हमारी कमी हम उसको सुधारेंगे। और देखिए हमारे परिवार के मुखिया है मोदी जी, और वो बार बार दुरुस्त करते हैं। जब बच्चा कोई परीक्षा के लिए जाता है तो माँ बाप बार-बार कहते हैं अच्छे से पढ़ना, गलती मत करना, वैसे उन्होंने हमको बताया और वो करने से हमें भी जज्बा आता है, हमें भी हिम्मत आती है। देखिए कल तक मुझे 4 चीजें नहीं पता, मैं आपको 2 एग्जाम्पल और देता हूँ और आपको शायद वो मजा है, अच्छा लगेगा कि कई सारी मुस्लिम महिलाओं के हाथ में बहुत सारी क्षमताएं थी, लेकिन छोटा पैसा नहीं था हाथ में, खुर्दा पैसा नहीं था, कोई देता नहीं था और उसके कारण उनकी प्रताड़ना होती थी। केवल एग लेग मशीन के जैसे बच्चा पैदा करने के लिए उनको रखा गया था। जबकि मोदी जी ने उनको क्या मुद्रा लोन देने के बाद में आज वो सक्षम हुई है, वो यहाँ पे हाथ नहीं फैलाती है। सक्षम होने के कारण क्या हुआ है, उनके घर में अच्छाई हुई है, उनके मन में भी अच्छाई है। दूसरी बात है
महिलाओं को कोई पैसा खर्चा करके उसके ऊपर औषध वगैरह देते नहीं थे, उनको दवाई देते नहीं थे, तकलीफ में रहती थी। आयुष्मान भारत जब आया तो क्या केवल आपके लिए मेरे लिए आया है क्या? जी, ये तो मुस्लिम बहनों के लिए भी आया है। ठीक है, ये जो व्यवस्थाएं हैं ये बताने की तो कोशिश हम करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है, सुरेंद्र जी का मैं कमेंट लेना चाहता हूं, लेकिन कार्तिकेय कुछ टिप्पणी करना चाह रहे हैं। कार्तिकेय, मैं 2-3 टिप्पणी करूंगा। विजय जी, विनीत जी ने गवर्नेंस और पॉलिटिक्स को मिलाकर एक नैरेटिव दिया है, यही तो मैंने पहले निवेदन किया था। तो मैं इस पर 2-3 बातें कहना चाहूंगा। विनीत जी जो कह रहे हैं हेट स्पीच को लेकर, जिसकी मैं साफ शब्दों में इसका खंडन करता हूं। ये जो भाषा का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद जो पिक्चर को लेकर वायलेंस गुजरात में हुई मॉल में एक, उसका भी खंडन करता हूं। जो विनीत जी कह रहे हैं, यही बात मोहन भागवत जी ने भी कुछ दिन पहले कही थी। इसमें आपको अचंभा क्यों हो रहा है जी? कि देखिए, नाराजगी नहीं, बोलना नहीं चाहिए गलत, लेकिन नाराजगी है तो इसलिए बोल देते हैं जी। तो विनीत जी और भागवत जी एक टोन में बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री तो मोदी जी एक और टोन में बात कर रहे हैं। इसमें अचरज नहीं होना चाहिए आपको कि भागवत जी और विनीत जी एक बात टोन में बात करें। तो अब ये तो इनका इंटरनल मैटर है, जैसा कि इन्होंने कहा एक परिवार है। मैं तो बस एक बात पॉइंट आउट कर रहा हूँ। मात्र संस्था ये बोल रही है। दूसरा मैं इस पर आपत्ति जताऊंगा कि बीजेपी ने स्वच्छ भारत अभियान, जनधन को लेकर बहुत जबरदस्त काम किया है। मैं इस बात का समर्थन करता हूं, मैं इनका सराहना भी करता हूं। लेकिन ये कहना किसी ने सोचा नहीं। तो मैं बता दूं आपके दर्शकों को कि स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था निर्मल भारत अभियान से, जो कि मनमोहन सिंह जी के टाइम पे सरकार में था। जिस पॉलिसी मनरेगा की बीजेपी ने पुरजोर खिलाफत करी थी एक समय पर, उस मनरेगा से भी बहुत महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ था। कहने का मतलब है कि राष्ट्र की सरकार राष्ट्र के हित में होती है। कोई कुछ काम करती है, कोई कुछ काम करती है, कोई थोड़ा कम करती है, थोड़ा बेहतर करती है। इन्होंने कुछ एरियाज में बहुत बढ़िया काम किया है। कह रहा है कि उन्होंने बेहतर काम किया कुछ एरिया में किया है। लेकिन ये बात, जब मुझे ये प्रॉब्लम ये आती है कि ये बात भी एक्सेप्ट करनी चाहिए कि इन्होंने जो इनहेरिट किया, कुछ सिस्टम्स इन्होंने उनको भी इंप्रूव किया। जिस आधार की ये बात कर रहे हैं, एक समय पर उस आधार को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी थी और बीजेपी भी उसका विरोध करती थी। आज उन्होंने इसी आधार को यूज करके इतनी सारी स्कीम्स लॉन्च की हैं, जिससे, जैसा कि इन्होंने कहा, मैं अग्री करता हूं, बहुत लोगों को फायदा पहुंच रहा है। तो मेरा ये कहना है कि पॉलिसीज पे क्रेडिट लेना अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा ग्रेसफुल भी कभी कभी हो जाना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि पहले भी जो काम हुआ वो ठीक कुछ हुआ। गलतियां सबने करी। अब जब आपका कार्यकाल खत्म होगा, आपकी भी गलतियां गिनाई जाएंगी। ठीक है, लेकिन आज की तारीख में आपकी प्रशंसा हम करेंगे और उसके पहले के जो काम हुए उसकी प्रशंसा भी हम करेंगे। ठीक है जी। तो भाजपा के हिसाब से तो भारत आजाद हुआ 2014 के बाद, उससे पहले था ही नहीं। आर्थिक स्थिति मामलों में, सामाजिक मामलों में सच बात है जी। आपको बताओ, एक परिवार का राज, सुरेंद्र जी की टिप्पणी चाहता हूं, फिर मैं ब्रजमोहन जी से विस्तार से करता हूं। सुरेंद्र जी। विजय भाई, एक बड़ा पुराना सा शेर याद आ गया, उसमें एक आध शब्द इधर उधर किया। कहते हैं कि भाजपा इस कदर आवाम पर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मेदान करती है। कहते हैं साहब, किसानों की हमने बड़ी तरक्की कर दी। कह रहे थे कि 2022 तक आमदनी दूनी कर देंगे, खर्चा 2.5 गुना कर दिया जी। हम लोग बिजली का पैसा नहीं लेते थे, इन्होंने बिजली का मीटर लगवा करके उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज्यादा, हरियाणा में और ज्यादा, पूरे हिंदुस्तान भर में किसानों का इन्होंने नाश मार रखा है आपके सामने। चाहे वो खाद के लिए हो, चाहे वो बीज के लिए हो, चाहे वो खाद मिल नहीं रही। अभी पहले नीम कोटेड की बात करते थे, कहते थे साहब खाद है। आज की डेट में आप तो जनता से जुड़े हुए पत्रकार हैं, आप बता दो कहीं खाद मिल रही हो तो आप बता दो। आपके सामने चाहे यूरिया, चाहे डीएपी और चाहे एनपीके, कोई भी खाद अगर मिल रही हो। इस हद की स्थिति कर दी कि किसान आत्महत्या को मजबूर है। एमएसएमई के लगभग 2/3 उपक्रम बंद हो गए हैं। मजदूरी जो है आज की डेट में क्या स्थिति है, ये बेरोजगारी का आंकड़ा बता रहे हैं आपके सामने। हिंदुस्तान में बेरोजगारी अपर हैंड पर है जी। और अभी ब्रजमोहन भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि ऐसा लगता है जैसे क्या नाम, देश जो है 2014 के बाद आजाद हुआ। भाई 6,18,000 गांवों में कांग्रेस ने बिजली दी, मात्र 22,000 गांव में बिजली देकर के कहते हैं साहब हमने तो 6,40,000 गांव में दे दी। इस तरीके की बातें, इस तरीके के आंकड़ों को जब लेकर के आप चलते हैं, तब लोगों को यह जरूर याद आता है कि 2014 में बांग्लादेश से हमारी जीडीपी और बांग्लादेश से पर कैपिटल इनकम हमारी कहीं ज्यादा थी। आज बांग्लादेश से हम पर कैपिटल इनकम में पीछे हो गए। 59 रुपए का डॉलर छोड़ा था, 83 रुपए का डॉलर हो गया। 50 लाख करोड़ रुपए का कर्ज 2014 में भारत सरकार के ऊपर था।
आज 150 लाख करोड़ का हो गया, और वो 100 लाख करोड़ कहां चले गए, किसकी जेब में चले गए, कोई हिसाब किताब नहीं जी। आप अगर देखो 3 रुपए 59 पैसे पर लीटर डीजल पर एक्साइज ड्यूटी थी कांग्रेस के समय में 2014 में, 32 रुपए पर लीटर इन्होंने कर दी। कितने गुना बढ़ाई? 10 गुना। 27 लाख करोड़ आम जनता की जेब से लूटी, किसान की, मजदूर की, नौजवान की, मेरी, आपकी। आपने 27 लाख करोड़ का क्या किया किसी को नहीं पता, लेकिन उसके बाद ये एक नैरेटिव इस तरीके का बिल्ड करते हैं कि हिंदुस्तान आजादी हुआ है, जो कि नाम 2014 के बाद। अभी कार्तिकेय भाई ने बता दिया, मैं कहना चाह रहा था, मैं धन्यवाद सर 20-30 सेकंड और दे दीजिए अगर आप चाहें तो, और या कहिए तो मैं भाजपा की तरीके से बोलता रहूं। जी जी, नहीं भाजपा वाले बीच में नहीं बोलते, विनीत जी कभी बोलते नहीं है बीच में। मैं नहीं बीच में नहीं सर, वो आप लगातार रोक रहे थे उनको, लेकिन वो ठीक है, आप बोलिए, अपनी बात खत्म करें, क्योंकि ब्रजमोहन जी भी मित्र हैं। वंदे भारत की तरीके से आप गाय और क्या नाम वो बैल की तरीके से वंदे भारत के सामने कट रहे थे, वो लगातार अपने चलाते जा रहे थे। ठीक, खैर ये मैं आपसे 3-4 चीजें कहता हूं कि आप लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आज की डेट में ये मानने को तैयार नहीं है कि देश में बेरोजगारी है, देश में सांप्रदायिकता का घनघोर रूप से किस तरीके से प्रकटीकरण हो रहा है। ये मोहन भागवत जी का बयान लेटेस्ट आता है कि साहब इस्लाम वाले यहां रह सकते हैं, कि उनके क्या नाम बाप दादाओं का देश है क्या जी? या मोहन भागवत जी देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या एक्स्ट्रा टेरिटोरियल अथॉरिटी है क्या कि जो ये तय करेंगे कौन देश में रहेगा कौन देश में नहीं रहेगा? जैसे मैं रह सकता हूं, विजय भाई रह सकते हैं, कार्तिकेय जी रह सकते हैं, वैसे ही देश में समस्त लोग रहेंगे। देश सबका है, देश मेरा और आपका नहीं। बात ठीक है राजपूत जी। दूसरी बात, आप जिस तरीके की बात करते हैं सर ब्रजमोहन जी को भी मौका देते, वक्त नहीं रहता हमारे पास सर, आप समझते हैं। ब्रजमोहन जी कोई बात नहीं सर जी, आपकी इच्छा। जी विजय भाई जी, देखिए कि मैं अभी भाई गोयनका जी को सुन रहा था जी, उन्होंने बहुत सारी बातें की और सरकार की उपलब्धियों की भी बातें की जी। तो आप देखिए कि हिंदुस्तान के अंदर करीब 6.5 लाख गांव हैं जी, और 2020-21 की एक रिपोर्ट है ODF की जी, जो कि इनके मंत्रालय ने जारी की थी कि 1,01,000 घरों, 1,01,000 गांवों तक की खाली ये योजना पहुंच पाई जी। और गुजरात की हालत तो ये है कि वहां पे 36% गांव आज भी वहां के नागरिकों को खुले शौच के लिए जाना होता है जी। ये गुजरात की उपलब्धि है। अब ये कह सकते साहब वहां पे तो हम बहुत बेहतर तरीके से जीते। चुनाव का जीतना और इस प्रकार की योजनाओं का लागू होना, दोनों में फर्क होता है। आप चुनाव जीत सकते हैं क्योंकि हालात कुछ ऐसे होते हैं। और वहां पे आदरणीय मोदी जी कहे कि मैं गुजरात का पुत्र हूँ, मेरी रक्षा करो, पूरे विश्व में नहीं तो गुजरात की उनकी सांप गिर जाएगी, तो नेचुरल है, भावनात्मक तरीके पे लोग सोचने लगते हैं। अब दूसरी बात कहते हैं कि मेरी बहनें जाती थी गांव में लकड़ी बीनने, तो जो सिलेंडर दिए, हालत ये है कि आज ही पेपर में खबर है कि उसमें सिलेंडर देने को तैयार नहीं है कंपनियां, और जो सिलेंडर की कीमत थी उसको बढ़ाकर इतना कर दिया कि गरीब आदमी की तो ठीक है, मध्यम वर्गीय परिवार भी उसको खरीदने में अपने आप को आज असमर्थ। सर मेरा छोटा सा सवाल है कि आपकी और सुरेंद्र जी की सब बातें सही हैं, लेकिन क्या विपक्ष इसको एनकैश कर पा रहा है? जी मैं अब बता देता हूं। देखिए कि विपक्ष की जो तैयारी है अपनी, ये बात बिल्कुल सच है कि विपक्ष में अलग अलग रीजनल पार्टियां हैं और उनका अपने अपने प्रदेशों में बहुत अच्छा प्रभुत्व है और वहां पर वो चुनाव जीतने की क्षमता भी रखती है। मैं ये सोचता हूं कि आने वाले दिनों में जैसा कि चर्चाएं चल रही हैं और जैसा कि अभी दिख रहा है कि हर राजनीतिक दल अपने ढंग से इस प्रकार की तैयारी करेगा कि वो एक दूसरे का नुकसान ना करे, क्योंकि ये बात भी स्वीकार करना होगी कि भारत में सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में विपक्ष में कांग्रेस है जिसके पास 12 करोड़ वोट है, बाकी के दूसरे लोग भी हैं। उन सारे लोगों के बीच में और मैं इस समय कांग्रेस का जो नेतृत्व है बहुत खुले मन से इस मामले में मंथन भी कर रहा है, जैसा कि अभी आदरणीय राहुल गांधी जी ने पत्र लिखा कि सारे जितने राजनीतिक दल हैं वो उन्होंने आमंत्रित किया है। ये एक तरह का एक इंडिकेशन है। देखिए राजनीति में संकेत ही होते हैं। ठीक है सर, ये बात समझ गया मैं छोटा सा कमेंट चारों लोगों से 1-1 मिनट लेना चाहता हूँ, 3 मिनट मेरे पास बचे। सुरेंद्र जी आपके साथ शुरू करता हूँ। सबसे पहली बात, एक ही सवाल है सबसे, क्या आपको लगता है 2024 के लिए आप मोदी सरकार को, बीजेपी को या जो भी लोग हैं उनको सब मिलकर अकेले मुकाबला करने के लिए तैयार है? क्या आप जीत सकते हैं? बहुत छोटा सा जवाब चाहिए, 3 मिनट में चारों लोगों से मुझे कमेंट चाहिए। सबसे पहले आपसे शुरू किया।
मैं विजय भाई, मैं आपसे जिम्मेवारी से कहता हूं कि आप हमारे साथ आइए और जनता की लड़ाई लड़िए। जनता के नेतृत्व में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की एक करारी हार होने जा रही है, क्योंकि उन्होंने चाल, चरित्र और चेहरे तीनों पर विश्वासघात किया है। उन्होंने चाल का भी उन्होंने झूठ बोला, लिख करके झूठ बोला। चरित्र उन्होंने अपना ऐसा दिखाया कि सांप्रदायिकता का जो है एक विश्वमन इन्होंने इतना बड़ा पेड़ कर दिया, और चेहरे पर इनके भरोसा खत्म हो गया, क्योंकि इनके चेहरे ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, इनके चेहरे ने कहा था डिबेट हो चुकी है, किसानों की आय को दुगना कर देंगे। ब्रजमोहन जी, इनके श्रीवास्तव साहब, आप क्या सोचते हैं? देखिए, महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं, जी बहुत छोटा जवाब। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे, ये तीनों मिलकर बहुत बेहतर तरीके से राज्य में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने की स्थिति में है। और मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा सीटें इस महागठबंधन को मिलेगी, महाअघाड़ी को मिलेगी। ठीक है विनीत जी, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। विनीत जी, ये सारे जो आपको याद आई है सारे भाइयों की आज ताजा, उससे कुछ मजबूत होगी स्थिति? हम अपना काम लेके समाज के बीच में जाएंगे और फिर आप नतीजे देखिए। ठीक है कार्तिकेय जी। बीजेपी अभी भी आज की तारीख में मुझे लगता है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आज की स्थिति में है। अगले 1 साल में बहुत इंपॉर्टेंट 9 राज्यों के चुनाव हैं। मैं आखिरी बात कहूंगा कि मुझे लगता है कि अलायंसेस जो विपक्ष बनाएगा उनके नेचर पर बहुत निर्भर करेगा। अलायंसेस हमने देखे हैं 2015 बिहार जैसे भी हो सकते हैं, 2019 उत्तर प्रदेश जैसे भी हो सकते हैं। तो वो अलायंसेस जो केवल अरिथमेटिक को दिमाग में रखकर सीटों को जीतने के लिए बनाए जाएंगे, वहां बीजेपी को एडवांटेज मिल जाएगा। जहां पर ऑर्गेनिक अलायंसेस, जो मुझे लगता है महाराष्ट्र में अब एक ऑर्गेनिक अलायंस बन गया है, श्रीवास्तव साहब, वहां पर आप देखेंगे कि असर शायद बीजेपी के कहीं ना कहीं उनके लिए एक टफ चुनौती होगी। चलिए, अर्थमेटिक के साथ साथ केमिस्ट्री भी बहुत जरूरी है। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। विद्वान पैनल होने से ये होता है कि चर्चा लंबी चल सकती है। विनीत जी आपका बहुत शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका, ब्रजमोहन जी और कार्तिकेय, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे सवाल पूछा था कि क्या मोदी मंत्र से भारतीय जनता पार्टी 2024 में जीत की हैट्रिक लगा पाएगी। इस पर 60% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया है, वहीं 40% लोग इसके पक्ष में नहीं है। यानी लोगों को लगता है, कुछ ज्यादा लोगों को लगता है कि मोदी मंत्र का काम होगा। आपने नेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, अब छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय भी। भारत के घरों में एक कहावत कही जाती है कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। लेकिन एक और कहावत है कि अगर वो घर का पता ही भूल जाए तो वापस कैसे आए। आज भारतीय राजनीति पर यह बिल्कुल फिट बैठती है बात, क्योंकि एक पार्टी है जो 8.5 साल से सत्ता में है और 1.5 साल बाद होने वाले चुनाव के लिए अभी से रास्ते की बाधाएं हटा रही, क्योंकि उसे पता है कि उसकी मंजिल और ठिकाना कहाँ है और उसका रास्ता कहाँ होकर जाता है। वहीं दूसरी तरफ देश का विपक्ष है जिसका रास्ता बनाने की कोशिश चल रही है। अभी तक मंजिल ही तय नहीं हुई है। कोई कन्याकुमारी से कश्मीर की दौड़ लगा रहा है, तो कोई दिल्ली से तेलंगाना की, कोई पटना से अगरतला की, तो कोई कलकत्ता से मुंबई की। यानी दौड़ सब रहे हैं, लेकिन न तो रास्ते का पता है और ना ही मंजिल का। फिर यही चुनाव हारने के बाद एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि फलाने ने साथ नहीं दिया, ईवीएम में गड़बड़ की गई। ये नहीं सोचते कि भैया सामने वाला भोर में जगकर सबसे मिलकर काम पर चला भी गया और आप भरी दोपहर तक सपने देखते रहे। खैर, अपनी अपनी मर्जी। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आने वाला कल आपके लिए आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।